हेलो फ्रेंड्स, बीएफएम के विजय पथ सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग यूनिट नंबर 15 जो कि बेस्ड है क्रेडिट रिस्क से रिलेटेड इसके एमसीक्यूज़ और केस स्टडीज़ को डिस्कस करेंगे। मैंने पूरे इस चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं उसे कलेक्ट किया है और आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन है कि एवीसी इन्वेस्टमेंट लिमिटेड एक फाइनेंशियल कंपनी है जो अपने इन्वेस्टमेंट अलग अलग जगह और अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में डाइवर्सिफाई करके रखती है। यहाँ देख सकते हैं लार्ज पोर्टफोलियो है और उसको डाइवर्सिफाई किया गया है अलग ज्योग्राफी, अलग इंडस्ट्रीज, अलग तरह के एसेट में। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे रिस्क हैं जो उसके कंट्रोल में नहीं है, राइट, बियॉन्ड द कंपनी कंट्रोल, वही कर रहा है। ठीक है, और जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि इकोनॉमिक शिफ्ट हो गया, जियो पॉलिटिकल टेंशंस हो गए और मेजर मार्केट चेंजेस हो गए, राइट। तो ये सभी रिस्क उसके उसके बियॉन्ड द कंपनी कंट्रोल, दिस आर बियॉन्ड द कंपनी कंट्रोल, राइट। तो अब देखिए सवाल है कि एवीसी इन्वेस्टमेंट लिमिटेड को किस टाइप के रिस्क से सबसे ज़्यादा एक्सपोजर है और उसे बचने के लिए बेस स्ट्रेटजी क्या हो सकती है, वही कह रहा है ना। विच टाइप ऑफ रिस्क इज एवीसी इन्वेस्टमेंट लिमिटेड प्राइमरली एक्सपोज टू इन दिस सिनेरियो, और मिटिगेट करने का क्या बेस स्ट्रेटजी है। चलिए ऑप्शन वाइज बात करते हैं। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि क्रेडिट रिस्क, ठीक है। और आपको पता होगा क्रेडिट रिस्क वैसा रिस्क होता है जो तब होता है जब किसी कंपनी का क्रेडिट रेटिंग यानी कि उसकी रिपेमेंट एबिलिटी कम हो जाती है। क्रेडिट रिस्क का मतलब तभी होता है जब इसकी रिपेमेंट कैपेबिलिटी, ठीक है, रिपेमेंट एबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, राइट, या क्रेडिट रेटिंग कम हो जाती है। तो पर एवीसी इन्वेस्टमेंट ने ऑलरेडी बहुत अलग अलग कंपनीज और इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करके रखा है, तो सिर्फ क्रेडिट रेटिंग इंप्रूव करके यह रिस्क रिड्यूस नहीं हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए आपने 100 कंपनीज में इन्वेस्ट करके रखा है। कितनी कंपनियाँ? 100 कंपनीज। यू हैव इन्वेस्टेड इन 100 कंपनीज, राइट, और उनमें से कुछ की क्रेडिट रेटिंग फ्लक्चुएट हो रही है, तो उसका आप पर डायरेक्ट इम्पैक्ट कम होगा क्योंकि आपने ऑलरेडी डाइवर्सिफाई कर रखा है। क्योंकि आपने क्या किया है, ऑलरेडी डाइवर्सिफाई कर दिया है, तो उसका इम्पैक्ट तो आप पे कम होगा ना, राइट। तो क्रेडिट रिस्क तो नहीं होगा। ऑप्शन 2 का रहा है ऑपरेशनल रिस्क। देखिए दोस्तों, ऑपरेशनल रिस्क यह कंपनी के अंदर का रिस्क है। जैसे ऑपरेशन में कुछ गड़बड़ हो गया तो लॉस हो सकता है, पर यहाँ तो क्वेश्चन में ऐसे एक्सटर्नल रिस्क की बात हो रही है। यहाँ देख रहे हैं ना, साफ साफ लिखा हुआ है कि इकोनॉमिक शिफ्ट, जियो पॉलिटिकल टेंशन, ये सभी कैसे कैसे फैक्टर्स हैं, ये सभी एक्सटर्नल फैक्टर हैं, राइट। तो ऑपरेशनल रिस्क भी नहीं होगा, क्रेडिट रिस्क भी नहीं होगा। सिस्टमेटिक रिस्क, तो मैं ऑपरेशनल रिस्क का एग्जांपल आपको बता देता हूँ। मान लीजिए किसी कंपनी का इंटरनल सिस्टम फेल हो गया तो वो लॉस ऑपरेशनल रिस्क में जाएगा, समझे। लेकिन ये सिचुएशन में वो बात नहीं है। तीसरा कर रहा है हमारा सिस्टमेटिक रिस्क। तो देखिए सिस्टमेटिक रिस्क वो रिस्क है जो पूरे मार्केट को इफेक्ट करता है, जैसे इकोनॉमिक या पॉलिटिकल चेंजेस को। तो यहाँ वो रिस्क है जो एवीसी इन्वेस्टमेंट को सबसे ज़्यादा इफेक्ट कर सकता है, क्योंकि यह मार्केट वाइड इम्पैक्ट करता है और इसे वाइड करना मुश्किल है। तो ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर ग्लोबल मार्केट डाउन रहा तो चाहे आप कितना भी डाइवर्सिफाई क्यों ना कर लें, आपका पोर्टफोलियो पर इम्पैक्ट तो होगा ही। तो सिस्टमेटिक रिस्क का आपको पूरी तरह से एलिमिनेट करना मुश्किल है। वही कर रहा है, डाइवर्सिफाई द पोर्टफोलियो अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर, यू कांट कंप्लीटली एलिमिनेट द सिस्टमेटिक रिस्क। और ऑप्शन डी का रहा है अनसिस्टमेटिक रिस्क। तो देखिए ये इंडस्ट्री या स्पेसिफिक कंपनी से रिलेटेड रिस्क है जो सिर्फ कुछ सेक्टर या कंपनीज को इम्पैक्ट करता है, पर एवीसी इन्वेस्टमेंट ने डाइवर्सिफिकेशन करके इस रिस्क को ऑलरेडी मिनिमाइज कर दिया है, तो यह उनका मेन कंसर्न नहीं है। यदि हम अनसिस्टमेटिक रिस्क की बात करें तो डाइवर्सिफिकेशन के कारण जो है एवीसी कंपनी ने ऑलरेडी इसको कम कर रखा है। जैसे मान लीजिए कि सिर्फ टेक्नोलॉजी सेक्टर के शेयर गिर रहे हैं, लेकिन आपका पोर्टफोलियो में बैंकिंग और फार्मा सेक्टर भी है, तो टोटल इम्पैक्ट कम हो जाएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, राइट। ऑप्शन नंबर 3 यानी कि हमारा सिस्टमेटिक रिस्क, ठीक है, क्योंकि यह वो रिस्क है जो मार्केट वाइड होता है और इसे हम पूरी तरह से एलिमिनेट नहीं कर सकते, पर हाँ अलग अलग सेक्टर्स और ज्योग्राफी में डाइवर्सिफाई करके हम कुछ हद तक कम इम्पैक्ट को कम जरूर कर सकते हैं। तो एक बार हम लोग इस क्वेश्चन के जो की पॉइंट्स है उसको रिकैप कर लेते हैं। हमने सबसे पहले बात की सिस्टमेटिक रिस्क की। सिस्टमेटिक रिस्क में मैंने आपको क्या बताया, देखिए यहाँ पे है सिस्टमेटिक रिस्क में बताया कि मार्केट वाइड रिस्क जो पूरे इकोनॉमी को, सो दिस इज जस्ट लाइक अ मार्केट वाइड रिस्क जो हमारी पूरी इकोनॉमी पर इम्पैक्ट करता है। फिर हमने डिस्कस किया अब नेक्स्ट स्लाइड में अनसिस्टमेटिक रिस्क के बारे में। अनसिस्टमेटिक रिस्क में क्या बताया कि सिर्फ स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज, राइट, इट इज़ लिमिटेड टू सम स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज, तो कुछ स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज हैं वहीं तक ये लिमिटेड है, राइट। और बेस स्ट्रेटजी क्या है सिस्टमेटिक रिस्क का, कि एक सेक्टर के अक्रॉस डाइवर्सिफाई करना, दिस इज द बेस स्ट्रेटजी, राइट। तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर XYZ बैंक का सिनेरियो के बारे में कहा जा रहा है, राइट। तो आइए दोस्तों, ये एक इंटरेस्टिंग फाइनेंस के क्वेश्चन है जो क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड है। और फ्रेंड्स, क्वेश्चन ये है कि XYZ बैंक एक ऐसा मॉडल अडॉप्ट करना चाहता है जो उनके बोरोवर के रिस्क कैटेगरी को ट्रैक करे। यहाँ लिखा है ना कि एक ऐसा वो फाइनेंस ये मॉडल अडॉप्ट करना चाह रहा है, ठीक है, जो कि उनको क्या है, द बैंक वांट टू एक्यूरेटली प्रेडिक्ट द रिस्क ऑफ बोरोवर डिफॉल्ट। मतलब एक ऐसा मॉडल अडॉप्ट करना चाह रहा है जो उनके बोरोवर के रिस्क कैटेगरी को ट्रैक करे और साथ ही साथ ये भी करे कि जो RAROC फ्रेमवर्क है, RAROC फ्रेमवर्क के साथ अलाइन हो। इट्स अलाइन विद द RAROC फ्रेमवर्क, राइट। तो ताकि बैंक के पास सफिशिएंट कैपिटल हो फॉर अनएक्सपेक्टेड लॉस। तो चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन को डिटेल में और देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। तो क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी के लिए इसने अपने 3 मॉडल को एवेल्युएट कर रहे हैं। अल्टीमेट जेड स्कोर मॉडल, फिर देख सकते हैं क्रेडिट मैट्रिक्स, क्रेडिट रिस्क प्लस बाय सीयूस, ठीक है। तो देखिए, XYZ बैंक अपने क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क को इंप्रूव करना चाहता है ताकि वो एक्यूरेटली बोरोवर के डिफॉल्ट रिस्क को प्रेडिक्ट कर सके और ट्रांसपेरेंसी बढ़ा सके। यही पर्पज है ना क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट को इंप्रूव करने का, राइट। बैंक के पास कुछ मॉडल्स है जिनके बेसिस पर वो अपनी क्रेडिट रिस्क को मेजर और मैनेज कर सकता है। अब वो कौन कौन से मॉडल्स है? अब सवाल ये है कि XYZ बैंक को कौन सा मॉडल अडॉप्ट करना चाहिए अगर उसका मेन गोल है। मेन गोल क्या है? यहाँ देखिए, क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन है कि विच मॉडल शुड XYZ बैंक शुड अडॉप्ट इफ इट प्राइमरी गोल इज टू मेजर एंड मैनेज क्रेडिट रिस्क अक्रॉस द पोर्टफोलियो। उसका मेन गोल क्या है कि पोर्टफोलियो क्रेडिट रिस्क को ट्रैक करना बोरोवर के रिस्क कैटेगरी माइग्रेशन के बेसिस पर और RAROC फ्रेमवर्क से अलाइन करना। देखिए, पढ़िए फिर से क्वेश्चन को। व्हेन इट्स प्राइमरी गोल इज टू मेजर एंड मैनेज क्रेडिट रिस्क अक्रॉस इट्स पोर्टफोलियो बाय ट्रैकिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोरोवर माइग्रेशन बिटवीन रिस्क कैटेगरीज एंड ऑल्सो अलाइंग विद RAROC फ्रेमवर्क फॉर इकोनॉमिक कैपिटल असेसमेंट। फिर से मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन ये कर रहा है कि XYZ बैंक को कौन सा मॉडल अडॉप्ट करना चाहिए अगर उसका मेन गोल है पोर्टफोलियो क्रेडिट रिस्क को ट्रैक करना बोरोवर के रिस्क कैटेगरी माइग्रेशन के बेसिस पर और RAROC फ्रेमवर्क के साथ अलाइन करना, राइट। चलिए, पहले हम लोग कौन कौन से मॉडल्स है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए, ऑप्शन आप जब आएंगे ना तो भी हम समझ लेंगे। पहला ऑप्शन क्या कर रहा है? अल्टीमेट जेड स्कोर, यानी कि अल्टीमेट जेड स्कोर, यह मॉडल शॉर्ट में बैंकरप्सी को प्रेडिक्ट करता है, राइट। फिर दूसरा है हमारा क्रेडिट मैट्रिक्स। क्रेडिट मैट्रिक्स क्या करता है दोस्तों? इफ़ यू टॉक अबाउट दिस क्रेडिट मैट्रिक्स, तो यह मॉडल पोर्टफोलियो क्रेडिट रिस्क को बोरोवर की क्रेडिट रेटिंग चेंजेस के बेसिस पर इवेल्युएट करता है। क्या करता है दोस्तों? पोर्टफोलियो क्रेडिट रिस्क को बोरोवर के क्रेडिट रेटिंग चेंजेस के बेसिस पर इवेल्युएट करता है। तीसरा है हमारा क्रेडिट रिस्क प्लस। तो क्रेडिट रिस्क प्लस जो मॉडल है वो एक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड लॉसेस रेट को कैलकुलेट करता है, जो हमारा एडवांस इंटरनल रेटिंग बेस्ड अप्रोच है इसके साथ अलाइन होता है। और फोर्थ मॉडल है हमारा हाइब्रिड मॉडल। इसके अंदर क्या होता है? अल्टीमेट जेड स्कोर और क्रेडिट मैट्रिक्स को कंबाइन कर दिया जाता है। बैंकरप्सी का भी प्रेडिक्शन होगा और क्रेडिट रेटिंग माइग्रेशन को भी ट्रैक करना होगा। चलिए दोस्तों, अब एक एक करके हर ऑप्शन को समझते हैं और देखते हैं कि XYZ बैंक के लिए कौन सा मॉडल बेस्ट होगा। फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट दिस अल्टीमेट जेड स्कोर। देखिए दोस्तों, यह मॉडल शॉर्ट टर्म के लिए बैंक, देखिए पहला की पॉइंट याद रखिए, शॉर्ट टर्म। तो यह मॉडल क्या करता है कि शॉर्ट टर्म के लिए बैंकरप्सी का प्रोबेबिलिटी एसेस करता है। यूजुअली बात करें तो 12 महीना, 12 मंथ। शॉर्ट टर्म का मतलब 12 मंथ हुआ। लेकिन इस क्वेश्चन में XYZ बैंक को बोरोवर के क्रेडिट रेटिंग माइग्रेशन और पोर्टफोलियो के रिस्क पर फोकस करना है। यहाँ पे दो चीज़ें फोकस करना है। क्या है? माइग्रेशन बिटवीन रिस्क कैटेगरी। XYZ बैंक को बोरोवर के क्रेडिट रेटिंग माइग्रेशन और पोर्टफोलियो पे जो रिस्क है उस पर फोकस करना है, राइट। तो ये ऑप्शन उनका मेन ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होगा, तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा। जैसे मान लीजिए अगर किसी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन वीक है तो जेड स्कोर उसे बैंकरप्ट होने के चांसेस को शॉर्ट टर्म में प्रेडिक्ट करेगा। लेकिन यह मॉडल पूरी पोर्टफोलियो के क्रेडिट रेटिंग चेंजेस पर फोकस नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या कर रहा है कि पूरा पोर्टफोलियो पे क्रेडिट रेटिंग, बेसिकली हमारा पर्पज़ यही है ना, राइट। तो अल्टीमेट जेड स्कोर बस ये करेगा कि बैंकरप्सी होने की क्या चांसेस है वो प्रेडिक्ट करेगा, उसके अलावा कुछ नहीं। क्रेडिट मैट्रिक्स की ओर आगे बढ़े तो देखिए दूसरा ऑप्शन है हमारा क्रेडिट मैट्रिक्स। तो ये तो नहीं होगा। क्रेडिट मैट्रिक्स जो कि JP मॉर्गन ने दिया था, तो यह मॉडल बोरोवर के क्रेडिट रेटिंग चेंजेस के बेसिस पर पोर्टफोलियो का क्रेडिट रिस्क मेजर करता है। फिर से मैं बता दूं क्या करता है दोस्तों। सबसे पहले बोरोवर का क्रेडिट रेटिंग में क्या चेंज आया, इसको देखकर ये क्या करता है, पोर्टफोलियो का क्रेडिट रिस्क मेजर करता है, क्रेडिट रिस्क को मेजर करेगा, राइट। तो यानी कि अगर बोरोवर की क्रेडिट क्वालिटी इंप्रूव या डिग्रेड होती है तो उसके इम्पैक्ट को ये मॉडल ट्रैक करेगा। मान लीजिए क्रेडिट क्वालिटी इंप्रूव हुआ या वो डिग्रेड हुआ, चेंजेस का मतलब यही हुआ ना, या तो इंप्रूव होगा या डिग्रेड होगा। तो चेंजेस में यदि क्रेडिट क्वालिटी में कुछ चेंजेस आ रहे हैं बोरोवर के, तो उसके इम्पैक्ट को ये मॉडल ट्रैक करता है,
XYZ बैंक के लिए ये एक बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि उन्हें बोरोवर रेटिंग माइग्रेशन पर फोकस करें। आप साफ साफ लिखा हुआ है माइग्रेशन बिटवीन रिस्क कैटेगरी। अभी मान लीजिए क्रेडिट रेटिंग अच्छा था, फिर डाउन हो गया, तो इसके बेसिस पे ही ना हम लोग क्रेडिट रिस्क को मेजर कर रहे हैं। तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। जैसे मान लीजिए अगर एक बोरोवर की क्रेडिट रेटिंग BBB है, अभी कितना है, BBB है, ठीक है। अब ये BBB से मान लीजिए AA हो गया, AA हो गया, तो क्रेडिट मैट्रिक्स ये ट्रैक करेगा और पोर्टफोलियो के ओवरऑल रिस्क पे क्या इंपैक्ट आएगा ये भी मेजर करेगा, राइट। तो इसका अलाइनमेंट RAROC फ्रेमवर्क के साथ भी हो जाता है, जो बैंक के कैपिटल एडिक्वेसी को इंश्योर करता है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है इसके लिए क्रेडिट मैट्रिक्स। ऑप्शन सी की यदि हम बात करें, जो कि क्या है हमारा, ऑप्शन सी है हमारा क्रेडिट रिस्क प्लस। थोड़ा इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं, आखिर ये है क्या, ठीक है। देखिए ये भी यह मार्केट एक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड लॉस रेट को कैलकुलेट करता है। मैं फिर से बता दूं आपको, यह लिखा है एक्सपेक्टेड एंड अनएक्सपेक्टेड लॉस रेट, राइट। तो ये मेनली AIRB में यूज होता है। AIRB क्या होता है, एडवांस इंटरनल रेटिंग बेस्ड अप्रोच। आपको पता होगा क्रेडिट रिस्क मेजर करने का एक बहुत अच्छा अप्रोच है, ठीक है। तो लेकिन इस मॉडल का फोकस ज़्यादा एडवांस कैलकुलेशन और लॉस रेट पर है, बोरोवर की रेटिंग माइग्रेशन ट्रैक करना नहीं है। तो यहाँ पे हमारा क्या करना है, बोरोवर की रेटिंग, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है रेटिंग माइग्रेशन, ठीक है। अगर बैंक को सिर्फ एक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड लॉसेस को एसेस करना है तो क्रेडिट रिस्क प्लस यूजफुल हो सकता है, लेकिन यहाँ बैंक का मेन गोल रेटिंग माइग्रेशन को ट्रैक करना है, जो कि ये मॉडल नहीं करता है। ऑप्शन 4 का रहा है हाइब्रिड मॉडल। तो देखिए हाइब्रिड मॉडल अल्टीमेट जेड स्कोर और क्रेडिट मैट्रिक्स दोनों का कंबाइन करता है। यह मॉडल शॉर्ट टर्म बैंक्रप्सी और क्रेडिट रेटिंग चेंज दोनों को कवर करेगा, क्योंकि हमने अल्टीमेट जेड स्कोर में क्या देखा, शॉर्ट टर्म बैंक्रप्सी, और क्रेडिट मैट्रिक्स में हमने क्या देखा, क्रेडिट मैट्रिक्स में हमने देखा कि क्रेडिट रेटिंग के चेंजेस को, दो चीज़ें हमने देखा। तो बेसिकली लेकिन यहाँ फोकस बोरोवर के रेटिंग माइग्रेशन पे ज़्यादा है, और वह रिक्वायरमेंट क्रेडिट मैट्रिक्स सिंगल हैंडेडली पूरी कर रही है। तो अगर बैंक को बैंक्रप्सी प्रेडिक्शन और रेटिंग माइग्रेशन दोनों चाहिए तो हाइब्रिड अप्रोच, मान लीजिए क्वेश्चन मेरा था कि रेटिंग माइग्रेशन भी चाहिए, तो देखिए रेटिंग माइग्रेशन भी चाहिए और फिर उनको ये भी चाहिए, रेटिंग माइग्रेशन के साथ उनको बैंक्रप्सी का भी प्रेडिक्शन चाहिए, तब फिर ये मॉडल परफेक्ट होता, राइट। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर 2 क्रेडिट मैट्रिक्स, ठीक है। यह मॉडल एग्जैक्टली वही करता है जो XYZ बैंक को चाहिए, क्रेडिट रेटिंग माइग्रेशन को ट्रैक करना और RAROC फ्रेमवर्क के साथ अलाइन करना। तो एक बार की पॉइंट को रिकैप कर लें। देखिए हमने क्या देखा, अल्टीमेट जेड स्कोर का की पॉइंट याद रखिए, शॉर्ट टर्म बैंक्रप्सी प्रेडिक्शन, ठीक है। दूसरा हमने देखा क्रेडिट मैट्रिक्स। तो क्रेडिट मैट्रिक्स क्या करता है, पोर्टफोलियो के क्रेडिट रिस्क को बोरोवर रेटिंग माइग्रेशन, तो यहाँ पे याद रखिएगा रेटिंग माइग्रेशन के बेसिस पर ट्रैक करता है। फिर हमने देखा क्रेडिट रिस्क प्लस, यहाँ पे एक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड लॉस रेट को कैलकुलेट करता है। और लास्ट में हमने देखा हाइब्रिड मॉडल, तो ये अल्टीमेट जेड स्कोर और क्रेडिट मैट्रिक्स दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, राइट। तो बैंक्रप्सी और रेटिंग माइग्रेशन दोनों को कवर करता है हाइब्रिड मॉडल, राइट। लेकिन यहाँ पे जरूरत हमारा किसका था, रेटिंग माइग्रेशन का था। तो दोस्तों अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा और पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। और दोस्तों यदि आप इस तरह के कंटेंट को चाहते हैं सभी यूनिट्स के लिए, क्योंकि हमारा जो क्रैश कोर्स है, BFM का क्रैश कोर्स है, उसमें हमने इन सभी चीज़ों को डाल रखा है, ये यूनिट वाइज केस स्टडीज डाल रखे हैं, ताकि आपको एग्जामिनेशन में बहुत हेल्प करेंगे सभी केस स्टडीज। तो आप विशेष जानकारी के लिए मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, यू कैन व्हाट्सएप में दिस पार्टिकुलर नंबर, डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सएप का लिंक अवेलेबल है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ पे देख सकते हैं, DF बैंक से रिलेटेड है। देखिए क्या कहा जा रहा है इस क्वेश्चन में, आइए समझते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हम लोग मिनिमम रिटेंशन रेशियो और सिक्योरिटाइजेशन, इस कंसेप्ट को, एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट को समझेंगे, ठीक है। सिक्योरिटाइजेशन का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं MRR। MRR क्या होता है, मिनिमम रिटेंशन रिक्वायरमेंट, इसको समझेंगे। और DF बैंक अपने कुछ लोन को सिक्योरिटाइज करना चाहता है ताकि उनके पास नए लैंडिंग अपॉर्चुनिटी के लिए कैपिटल फ्री हो सके। RBI के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग उन्हें MRR को फॉलो करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं DF बैंक को कौन से MRR परसेंटेज अप्लाई करना चाहिए। चलिए तो पहले देखते हैं, यहाँ कर रहा है कि DF बैंक इज कंसिडरिंग सिक्योरिटाइजिंग अ पार्ट ऑफ, मतलब वही करना चाह रहा है ना कि DF बैंक जो है उसके पास वो अपने लोन को सिक्योरिटाइज करना चाह रहा है। क्यों, ताकि उसके पास नए लैंडिंग अपॉर्चुनिटी के लिए कैपिटल फ्री हो जाए। लेकिन RBI का गाइडलाइन कहता है कि DF बैंक को MRR गाइडलाइन से एडहेयर करना पड़ेगा, राइट। तो जो कि इंश्योर करता है कि बैंक मेंटेन स्टेक। अब चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए इसके पास 3 तरह के लोन हैं, ठीक है। DF बैंक के पास 3 अलग अलग लोन पूल्स हैं जो वो सिक्योरिटाइज करना चाहता है। पहला है एक शॉर्ट टर्म लोन पूल है,
ठीक है, इसका मैच्योरिटी 18 महीना का। दूसरा इसके पास एक लॉन्ग टर्म लोन पूल है, इसका मैच्योरिटी है 36 महीना का। और तीसरा एक रेजिडेंशियल मॉर्गेज बैक्ड लोन है, जिसका वेरिंग ओरिजिनल मैच्योरिटी है। तो सवाल ये है कि आरबीआई के सिक्योरिटाइजेशन गाइडलाइन के हिसाब से डीएफ बैंक का एमआरआर कितना होना चाहिए हर लोन पूल के लिए। अकॉर्डिंग टू द आरबीआई मास्टर डायरेक्शन ऑफ सिक्योरिटाइजेशन, व्हाट शुड बी द मिनिमम रिटेंशन रिक्वायरमेंट फॉर डीएफ बैंक लोन पूल। चलिए पहला ऑप्शन देखते हैं, 5% फॉर शॉर्ट टर्म लोन, 10% फॉर लॉन्ग टर्म लोन एंड 5% फॉर मॉर्गेज लोन। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि शॉर्ट टर्म लोन के लिए 5%, लॉन्ग टर्म लोन के लिए 10% और रेजिडेंशियल मॉर्गेज बैक लोन के लिए 5%। देखिए आरबीआई का गाइडलाइन के अकॉर्डिंग अगर कोई लोन का टेन्योर 24 महीना या उससे कम हो, लेस दैन इक्वल टू 24 मंथ, यदि ऐसा हो तो उस केस में एमआरआर 5% होगा। लेकिन यदि लोन का टेन्योर जो है 24 महीना से ज़्यादा हो, ठीक है, तो उस केस में एमआरआर जो है 10% होगा। और अगर लोन जो है रेजिडेंशियल बैक्ड है तो एमआरआर 5% होगा। जैसे मान लीजिए कि डीएफ का बैंक की बात करें, डीएफ बैंक के पास शॉर्ट टर्म लोन पूल है जो 18 महीना से क्या है, कम है, ठीक है, 18 महीना का है, तो इस पर कितना लगेगा, 5% लगेगा, ठीक है। फिर कुछ लॉन्ग टर्म लोन है जो 36 महीना का है, इस पर कितना लगेगा, 10% एमआरआर लगेगा, ठीक है। और कुछ रेजिडेंशियल मॉर्गेज बैक लोन है उस पर 5% लगेगा। यही मैंने बताना चाह रहा हूँ, चाहे उनका टेनर कुछ भी हो, रेजिडेंशियल बैंक लोन का टेंडर से कोई मतलब नहीं है, राइट। तो ये ऑप्शन तो सही लग रहा है। दूसरा कह रहा है 10% फॉर शॉर्ट टर्म लोन, ये तो गलत है, ये तो साफ गलत है। तीसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं क्योंकि रूल तो रूल है ना। तीसरा ऑप्शन कह रहा है 10% फॉर शॉर्ट टर्म लोन, 10% फॉर लॉन्ग टर्म लोन एंड 5% फॉर रेजिडेंशियल मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी, यह भी गलत है, राइट। क्योंकि अभी हमने देखा है कि शॉर्ट टर्म लोन के लिए 5% होता है, लॉन्ग टर्म लोन के लिए 10% होता है। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म डिपेंड करता है कि 24 मंथ से कम है या उससे ज़्यादा है, राइट। तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। शॉर्ट टर्म लोन के लिए याद रखिए जिसका 24 महीना से कम है तो 5% एमआरआर होता है, 10% होता है लॉन्ग टर्म लोन के लिए जिसका 24 महीना से ज़्यादा है, और रेजिडेंशियल मॉर्गेज बैक लोन के लिए 5% होता है। चलिए ये क्वेश्चन आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, यहाँ पे जीएचआई बैंक की बात हो रही है। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस जीएचआई बैंक। तो फ्रेंड्स देखिए जीएचआई बैंक एक यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम लोग समझने वाले हैं जो कि है कोलैटरलाइज्ड लोन ऑब्लिगेशन यानी सीएलओ स्ट्रक्चर। सीएलओ स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग यहाँ पे समझेंगे। तो देखिए दोस्तों, जीएचआई बैंक अपने कॉमर्शियल लोन पोर्टफोलियो को सिक्योरिटाइज करके कैपिटल फ्री करना चाहता है, ठीक है। जो इनके पास कॉमर्शियल लोन पोर्टफोलियो है उसको सिक्योरिटाइज करके ये कैपिटल फ्री करना चाह रहा है, ठीक है। तो ताकि नए लैंडिंग अपॉर्चुनिटी के लिए कैपिटल अवेलेबल हो। ऑब्वियसली बात है, जब पुरानी कैपिटल को फ्री करेगा तभी तो वो नया लैंडिंग के लिए कैपिटल अवेलेबल होगा इसके पास। चलिए तो अब देखते हैं, आइए इस कंसेप्ट को समझते हैं और देखते हैं कि जीएचआई बैंक को सीएलओ स्ट्रक्चर के थ्रू क्या बेनिफिट मिलते हैं। चलिए क्वेश्चन ये देखिए, जीएचआई बैंक ने अपने कॉमर्शियल लोन को सिक्योरिटाइज करने के लिए सीएलओ स्ट्रक्चर कंसीडर किया। इस स्ट्रक्चर में क्या होता है दोस्तों, इस स्ट्रक्चर में लोन को एक स्पेशल पर्पज व्हीकल जिसको एसपीवी बोलते हैं, लोन को एक स्पेशल पर्पज व्हीकल को ट्रांसफर किया जाएगा जो अलग अलग रिस्क के ट्रेंचेज इशू करेंगे, राइट। और ये एसपीवी क्या करेगा, विल इशू वेरियस डेप्ट ट्रेंचेज। तो एसपीवी को ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ठीक है, लोन को। और ये क्या करेगा, एसपीवी क्या करेगा, अलग अलग रिस्क के ट्रेंचेज इशू करेगा। अब देखिए कुछ ट्रेंचेज सीनियर होंगे, कुछ ट्रेंचेज जूनियर होंगे। तो जो हमारे सीनियर ट्रेंचेज होंगे, ठीक है, वो लो रिस्क रहेगा। अगली स्लाइड में चलते हैं इसको समझने के लिए। यहाँ पे देखिए जो सीनियर ट्रेंचेज है, राइट, वो यहाँ देखिए लिखा है ना, सीनियर, मेज़नाइन, सबऑर्डिनेट ट्रेंचेज। तो सीनियर ट्रेंचेज जो है लो रिस्क होगा, राइट, और क्योंकि उसको पहले कैश फ्लो मिलेंगे, जबकि मेज़नाइन और सबऑर्डिनेट ट्रेंचेज हाई रिस्क में आएंगे, राइट, क्योंकि बाद में उसको कैश फ्लो मिल रहा है। चलिए तो अब हम लोग ये चीज़ तो समझ लिए, अब सवाल पे आते हैं। सब क्वेश्चन में क्या कर रहा है जरा देखते हैं। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि कौन से बेनिफिट को जीएचआई बैंक सीएलओ स्ट्रक्चर के थ्रू अचीव कर सकता है। अब देखिए कौन कौन सा बेनिफिट है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि इम्प्रूव्ड क्रेडिट रेटिंग फॉर ऑल लोन ऑन बैलेंस शीट। मतलब क्या कर रहा है ये, इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी लोन है बैलेंस शीट पे सब पे इम्प्रूव्ड क्रेडिट रेटिंग। अब देखिए ये ऑप्शन गलत है क्योंकि सीएलओ स्ट्रक्चर में क्रेडिट रेटिंग ओरिजिनल लोन के लिए इम्प्रूव नहीं होता, बल्कि स्पेशल पर्पज व्हीकल के थ्रू इशू ट्रांचेस पर रेटिंग लगती है उन्हें रिस्क लेवल के हिसाब से।
मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए अगर जीएचआई बैंक का एक लोन है, मान लीजिए बी ग्रेड का, एक लोन मान लीजिए बी ग्रेड का है, ठीक है, तो वो एसपीवी में ट्रांसफ़र होने पर भी बी ग्रेड ही रहेगा। तो यदि हम उसको एसपीवी में ट्रांसफ़र कर दें तो वो बी ग्रेड ही रहेगा। लेकिन अभी मैंने आपको बताया सीनियर, मेज़नाइन और सबऑर्डिनेट ट्रेंचेज, तो इसकी अपनी अपनी रेटिंग होती है, जो कि कौन इशू करता है, जो कि एसपीवी इशू करता है। समझ में आया? तो कह रहा है कि क्रेडिट रेटिंग इंप्रूव हो जाएगा, नहीं ये तो गलत है, क्रेडिट रेटिंग इंप्रूव नहीं होता है, क्रेडिट रेटिंग डज नॉट इंप्रूव। ठीक है, ऑप्शन 2 क्या कर रहा है देखते हैं। ऑप्शन 2 कर रहा है इनहांस अपॉर्चुनिटी फॉर न्यू लैंडिंग, यानी कह रहा है दोस्तों कि नए लैंडिंग के लिए हमारा अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएगा क्योंकि हमने रेगुलेटरी कैपिटल को फ्री कर लिया है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, यही तो हम चाह रहे हैं। सीएलओ स्ट्रक्चर का मेन फायदा यही होता है कि जीएचआई बैंक अपने लोन को बैलेंस शीट से हटाकर एसपीवी को ट्रांसफर कर दिया। अभी देखिए, अभी लोन जो था इसके बैलेंस शीट में था, अब वो लोन कहाँ चला गया, अब वो लोन चला गया एसपीवी के पास, स्पेशल पर्पस व्हीकल के पास, जो कि रेगुलेटरी कैपिटल को फ्री कर दिया। ठीक है, इस तरह बैंक नए लोन इशू करने में फ्लेक्सिबल हो सकता है। तो इमेजिन कीजिए किसी बैंक के पास लोन बुक है जो कैपिटल ब्लॉक कर रहा है, राइट, लेकिन सीएलओ सेटअप से वो सेम कैपिटल को न्यू लैंडिंग के लिए यूज़ कर सकता है, जो उसकी लैंडिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करता है। ऑप्शन 3 कर रहा है, मतलब ये सही है, ये गलत है। ऑप्शन 3 कर रहा है रिडक्शन इन द क्रेडिट रिस्क ऑफ ओनली सबऑर्डिनेटेड लोन ट्रेंचेज। तो तीसरा ऑप्शन है कि क्रेडिट रिस्क कम होगा केवल सबऑर्डिनेटेड लोन ट्रेंचेज का। ये ऑप्शन भी गलत है। क्यों गलत है, देखिए समझिए। सीएलओ स्ट्रक्चर में क्रेडिट रिस्क रिडक्शन सभी ट्रेंचेज पे होते हैं, सभी ट्रेंचेज पे, चाहे तीनों ट्रेंचेज में, सभी ट्रेंचेज पे क्रेडिट रिस्क का रिडक्शन होगा, राइट। सीनियर ट्रेंचेज लो रिस्क होता है और सबऑर्डिनेट ट्रेंचेज हाई रिस्क में आते हैं, लेकिन किसी भी ट्रेंचेज का क्रेडिट रिस्क एलिमिनेट नहीं होता। यहाँ पे एलिमिनेट वर्ड लिखा है, क्रेडिट रिस्क रहता ही है, नथिंग विल एलिमिनेट। ऑप्शन 4 कह रहा है गारंटी दैट नो डिफॉल्ट विल ऑकर इन एनी ट्रेंच। अब ये तो गलत है क्योंकि सीएलओ स्ट्रक्चर के थ्रू किसी भी ट्रांचेज में डिफॉल्ट के चांसेस खत्म नहीं होते। मैंने यही बोला ना, एलिमिनेट होता ही नहीं है दोस्तों, रिस्क सब में रहता है लेकिन थोड़ा कम हो जाता है रिस्क। बस सीनियर ट्रेंचेज में प्रायोरिटी मिलती है, तो डिफ़ॉल्ट के टाइम उनको पहले पेमेंट मिलेगा, लेकिन गारंटी नहीं है कि कोई डिफ़ॉल्ट नहीं होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब है। इनहांस अपॉर्चुनिटी फॉर न्यू लैंडिंग बाय फ्रीइंग अप रेगुलेटरी कैपिटल। सीएलओ स्ट्रक्चर के थ्रू जीएचआई बैंक अपने कैपिटल को फ्री करके नए लैंडिंग अपॉर्चुनिटी को परस्यू कर सकता है। तो एक बार हम लोग की पॉइंट्स को रिकॉल कर ले जो अभी हमने सीखा इस क्वेश्चन से। पहला पॉइंट हमने ये देखा कि क्रेडिट रेटिंग इंप्रूव नहीं होता। समझने का प्रयास कीजिए, क्रेडिट रेटिंग पूछेगा क्या सीएलओ से क्रेडिट रेटिंग इंप्रूव होगा, बिल्कुल नहीं, सीएलओ से क्रेडिट रेटिंग इंप्रूव नहीं होता है। हाँ, तो होता क्या है कि हम कैपिटल को फ्री कर देते हैं, कैपिटल को हम फ्री कर देते हैं। ठीक है, कैसे, नए लैंडिंग के लिए हम कैपिटल को फ्री कर देते हैं। स्पेशल पर्पस व्हीकल के थ्रू लोन को बैलेंस शीट से ट्रांसफर करके बैंक अपनी लैंडिंग कैपेसिटी बढ़ा सकती है। और तीसरा पॉइंट हमने क्या देखा कि रिस्क जो है हर एक ट्रेंच से वेरी करता है, रिस्क वेरीज बाय ट्रेंचेज, राइट। और लास्ट हमने क्या देखा कि कोई डिफॉल्ट की गारंटी नहीं देगा आपको। ठीक है, सीएलओ स्ट्रक्चर में किसी ट्रेंचेज में डिफॉल्ट होने का रिस्क होता है, तो ये नहीं देगा कि नहीं कोई डिफॉल्ट नहीं होगा, इसका गारंटी मैं दे रहा हूँ, नो नो नो, दिस विल नॉट हैपन। देखिए एक क्वेश्चन से हमने कितना कुछ सीखा, यही खासियत है हमारी केस स्टडीज का दोस्तों। एक क्वेश्चन से आपको मैं हर एक वो पॉइंट समझा के जाऊंगा जिससे इर्द गिर्द घूमता हुआ आपसे कोई भी क्वेश्चन क्यों ना पूछ ले, आप उसका कॉन्फिडेंटली जवाब दे पाएंगे। तो वही चीज़ हमने बताया यहाँ पे। चलिए, उम्मीद है दोस्तों यदि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कीजिएगा ताकि ये वीडियो और भी सीआईबी एस्पिरेंट तक पहुँच सके। चलिए हम लोग अगली सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। ये बहुत अच्छा सवाल है जो कि सीएलओ से रिलेटेड है, यानी कोलैटरलाइज्ड लोन ऑब्लिगेशन से रिलेटेड है। एक इन्वेस्टमेंट फर्म अभी सीएलओ के अलग अलग ट्रेंचेज का रिस्क रिटर्न प्रोफाइल इवैल्यूएट कर रही है। अभी मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे ट्रेंचेज होते हैं, तो कोई इन्वेस्टमेंट फर्म है वो अलग अलग ट्रेंचेस का रिस्क रिटर्न प्रोफाइल इवैल्यूएट कर रही है। क्या इवैल्यूएट कर रही है, रिस्क रिटर्न प्रोफाइल। ठीक है, चलिए तो आप देखते हैं यहाँ पे जो मेन काम का चीज़ है वो हम लोग देखते हैं दोस्तों। तो इसमें वो इवैल्यूएट करिए इन्वेस्टमेंट फर्म सीएलओ के अलग अलग ट्रेंचेज के रिस्क रिटर्न को। आइए समझते हैं कि सीनियर ट्रेंच को हाई क्वालिटी एसेट क्यों माना जाता है और किस तरह से ये डिफरेंट ट्रेंचेज स्ट्रक्चर्ड होते हैं। तो सवाल ये है कि वाई इज द सीनियर ट्रेंचेज ऑफ ए सीएलओ जनरली कंसिडर्ड अ हाई क्वालिटी एसेट विद अ स्ट्रॉन्ग क्रेडिट रेटिंग। आइए ऑप्शन वाइज डिस्कस करते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि सीनियर ट्रेंचेज इज बैक्ड बाय गवर्नमेंट गारंटी मेकिंग इट डिफॉल्ट प्रूफ। ठीक है, तो क्या लगता है, तो ये कह रहा है कि यह गलत है क्योंकि सीएलओ स्ट्रक्चर में सीनियर ट्रेंचेस को गवर्नमेंट गारंटी नहीं मिलती, इसका डिफॉल्ट रिस्क कम होता है।
राइट। इसका डिफ़ॉल्ट रिस्क कम होता है कैश फ्लो प्रायोरिटाइजेशन की वजह से। मेन कारण क्या है? कैश फ्लो प्रायोरिटाइजेशन। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर सीएलओ में डिफ़ॉल्ट होता भी है तो सीनियर ट्रेंचेस पे पहला पेमेंट करने का रूल अप्लाई होता है, लेकिन गवर्नमेंट का इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। ठीक है, यदि मान लीजिए डिफ़ॉल्ट हो रहा है तो पहला पेमेंट किसको मिलेगा? सीनियर ट्रेंचेस को मिलेगा। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर 1 इज रॉन्ग। ऑप्शन 2 कह रहा है द सीनियर ट्रेंचेज रिसीव कैश फ्लो फर्स्ट रिड्यूसिंग इट एक्सपोजर टू डिफ़ॉल्ट रिस्क। यह बिल्कुल सही जवाब है, दिस इज करेक्ट। क्यों? क्योंकि दोस्तों सीनियर ट्रेंचेस को प्रायोरिटी मिलती है कैश फ्लो पहले रिसीव करने की। इसका मतलब है कि अगर अंडरलाइंग लोन में डिफ़ॉल्ट भी होता है तो भी सीनियर ट्रेंचेस का पेमेंट सिक्योर होता है, क्योंकि वो सबसे पहले पेमेंट लाइन में होता है। मान लेते हैं एग्जाम्पल और समझते हैं। मान लीजिए 100 रुपया है, 100 रुपीज़ है, 100 रुपीज़ कैश फ्लो आया तो पहले किसके पास जाएगा? पहले जाएगा सीनियर ट्रेंचेस के पास, राइट। पहले सीनियर ट्रेंचेस को पेमेंट मिलेगा, और अगर कुछ लॉस होता है तो वह लॉस सबसे पहले सबऑर्डिनेटेड या मेजनाइन ट्रेंचेस पर इम्पैक्ट करेगा, सीनियर ट्रेंचेस पे इम्पैक्ट नहीं करेगा, राइट। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। ऑप्शन 3 कह रहा है द सीनियर ट्रेंच कंप्राइज हायर इंटरेस्ट रेट लोन इनहांसिंग रिटर्न। देखिए यह भी गलत है, क्योंकि सीएलओ में इंटरेस्ट रेट के से ज़्यादा मैटर करता है कैश फ्लो प्रायोरिटाइजेशन। इंटरेस्ट रेट लोन मैटर नहीं करता। हाई इंटरेस्ट रेट होना सीनियर ट्रेंचेस का लो रिस्क होने का रीज़न नहीं है। सीनियर ट्रेंचेस सेफ इसलिए है क्योंकि उन्हें पहले पेमेंट मिलता है, चाहे इंटरेस्ट रेट कम ही क्यों ना हो। ऑप्शन 4 कह रहा है द सीनियर ट्रेंचेस हैज इंश्योरेंस कवरेज अगेंस्ट डिफॉल्ट बाय द एसपीबी। देखिए यह भी गलत है, क्योंकि सीएलओ स्ट्रक्चर में सीनियर ट्रेंचेस को कोई स्पेशल इंश्योरेंस नहीं मिलता। अगर एसपीबी के लोन डिफॉल्ट होते हैं तो प्रायोरिटाइजेशन के बेसिस पर पेमेंट होता है, इंश्योरेंस के बेसिस पर नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, यानी सीनियर ट्रेंचेस अपने कैश फ्लो को पहले रिसीव करते हैं, जिससे इनका एक्सपोजर कम हो जाता है। सीएलओ स्ट्रक्चर में कैश फ्लो एलोकेशन के बेसिस पर, तो एक वर्ड याद रखिएगा, कैश फ्लो एलोकेशन। तो जो हमारा सीएलओ स्ट्रक्चर है उसमें कैश फ्लो एलोकेशन के बेसिस पर प्रोटेक्शन मिलता है, जिसका उन्हें डिफॉल्ट रिस्क कम हो जाता है। अब हम लोग की पॉइंट्स को रिकैप कर ले। पहला की पॉइंट हमने क्या देखा इस क्वेश्चन में? पहला की पॉइंट हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, वो है हमारा कैश फ्लो प्रायोरिटाइजेशन। मतलब सीनियर ट्रेंचेस को सबसे पहले पेमेंट मिलता है, जो उनके डिफॉल्ट रिस्क को कम करता है। फिर दूसरा पॉइंट हमने ये देखा कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी या इंश्योरेंस, ठीक है, का कोई यहाँ पे रोल नहीं है। सीएलओ में गवर्नमेंट गारंटीज या इंश्योरेंस नहीं होती सीनियर ट्रेंचेस के लिए, और हाई इंटरेस्ट रेट भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा ये क्वेश्चन। समझ में आ गया होगा आपको कि सीएलओ स्ट्रक्चर में सीनियर ट्रेंचेस को क्यों प्रायोरिटाइजेशन क्या होता है। चलिए अब अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि सीडीएस से रिलेटेड है। बहुत अच्छा सवाल है। तो इस क्वेश्चन में हम क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप यानी सीडीएस का एक इंटरेस्टिंग सिनेरियो के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखिए एक कंपनी है जिसका नाम है XYZ लिमिटेड। तो XYZ लिमिटेड एक इंडियन कंपनी ने अपने इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करने के लिए एक सीडीएस कॉन्ट्रैक्ट बनाया। इसको हम लोग क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप बोलते हैं। किसके साथ? PQR लिमिटेड के साथ। आइए समझते हैं आरबीआई के गाइडलाइन के हिसाब से XYZ लिमिटेड ने क्रेडिट मार्केट में क्या रोल है और किस तरह से यह मार्केट वर्क करता है। ठीक है, तो देखिए इसने आपको पता ही होगा क्रेडिट डिफॉल्ट सॉल्व में प्रोटेक्शन बायर होता है और एक प्रोटेक्शन सेलर होता है, राइट। तो अब देखिए आरबीआई का जो है एक डायरेक्शन है क्रेडिट डेरिवेटिव का, जो कि फरवरी 2022 का है। ठीक है, सवाल ये कर रहा है कि आरबीआई के मास्टर डायरेक्शन ऑन क्रेडिट डेरिवेटिव के हिसाब से XYZ लिमिटेड का सीडीएस मार्केट में पार्टिसिपेशन कैसे डिफाइन किया गया है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि XYZ लिमिटेड इज ओनली अलाउड टू एक्ट एज अ मार्केट मेकर इन द सीडीएस मार्केट। मतलब कि XYZ लिमिटेड सिर्फ एक मार्केट मेकर की तरह एक्ट कर सकता है। यह ऑप्शन गलत है। आरबीआई के रूल के हिसाब से मार्केट मेकर के लिए कुछ स्पेसिफिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ही अलाउड है। यहाँ पे कीवर्ड है मार्केट मेकर, राइट। जैसे कि शेड्यूल कमर्शियल बैंक या कुछ स्पेशल NBFC, SCBs और NBFC, राइट। तो मार्केट मेकर का रोल में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। तो ये XYZ लिमिटेड जो है मार्केट मेकर का रोल में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। तो एग्जांपल के तौर पर अगर XYZ लिमिटेड खुद से सीडीएस बेचना चाहे तो वो नहीं कर सकती, क्योंकि वो आरबीआई के अलॉट मार्केट मेकर की लिस्ट में नहीं है। क्योंकि मार्केट मेकर क्या कर सकता है? सीडीएस को बेच सकता है। ऑप्शन सी भी कर रहा है कि XYZ लिमिटेड जो एक रेजिडेंट कंपनी है और जिसका नेटवर्थ 500 करोड़ से ज़्यादा है, वो नॉन रिटेल यूजर की कैटेगरी में क्वालिफाई करता है। यही कर रहा है ना, क्वालिफाई एज नॉन रिटेल यूजर। तो यह ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। आरबीआई का मास्टर डायरेक्शन के अकॉर्डिंग 500 करोड़ का नेटवर्थ से ऊपर वाली कंपनी को नॉन रिटेल यूजर माना जाता है, जो कि सीडीएस मार्केट में प्रोटेक्शन बायर यानी पीवी बन सकता है। देखिए पहला कंडीशन है 500 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए। मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। XYZ लिमिटेड ने अपने इन्वेस्टमेंट को डिफॉल्ट के रिस्क से बचने के लिए सीडीएस लिया है। ठीक है, अपना इसने इन्वेस्टमेंट जो किया वो डिफॉल्ट ना हो, इसलिए इसने सीडीएस खरीदा। सीडीएस खरीदा मतलब क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप खरीदा।
इस केस में वो नॉन रिटेल यूजर का रोल प्ले कर सकता है, ही कैन प्ले द रोल ऑफ नॉन रिटेल यूजर, ठीक है, ही कैन प्ले द रोल ऑफ दिस कंपनी कैन प्ले द रोल ऑफ नॉन रिटेल यूजर जो प्रोटेक्शन बायर है, ये क्योंकि इसने प्रोटेक्शन खरीदा इसलिए इसका नाम क्या है प्रोटेक्शन बायर, और वो जो प्रीमियम पे करेगा क्योंकि बायर है तो ये प्रीमियम पे करेगा, राइट, किसको पे करेगा तो PQR लिमिटेड को पे करेगा, ठीक है, जो कि प्रोटेक्शन सेलर है, जो कि प्रोटेक्शन बेच रहा है। समझ में है दोस्तों, इसके लिए कंडीशन क्या है कि नेटवर्थ जो है 500 करोड़ से ऊपर होना चाहिए। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि XYZ लिमिटेड इज नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द सीडीएस मार्केट एज इट इज एन इंडियन कॉर्पोरेशन। तो ये ऑप्शन गलत है क्योंकि RBI के गाइडलाइन के मुताबिक कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया के थ्रू इंडियन कॉर्पोरेशन भी सीडीएस मार्केट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्या क्या कंडीशन है, इसका नेटवर्थ 500 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए, वो सीडीएस मार्केट में इंटर कर सकता है एज अ नॉन रिटेल यूजर, ठीक है, वो मार्केट मेकर नहीं बताता क्योंकि मार्केट मेकर कुछ शेड्यूल कमर्शियल बैंक और NBFC ही हो सकते हैं। और ऑप्शन 4 कह रहा है XYZ बैंक जो है वो मार्केट मेकर बन सकता है और PQR लिमिटेड को प्रोडक्शन बायर बनाकर कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। ये भी गलत है क्योंकि XYZ बैंकर एक नॉन रिटेल यूजर है और मार्केट मेकर के रोल RBI के कुछ स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन को ही दिया गया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। याद रखिएगा, एक रेजिडेंशियल कंपनी जिसका नेटवर्थ 500 करोड़ से ऊपर हो वो नॉन रिटेल यूजर में क्लासिफाई करता है सीडीएस मार्केट में, और XYZ लिमिटेड सीडीएस मार्केट में एक नॉन रिटेल पार्टिसिपेंट है जो अपने रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए सीडीएस का यूज कर सकता है। तो इस क्वेश्चन से हमने क्या क्या सीखा वो जाएगा एक बार रिकॉल कर लेते हैं। पहला हमने वर्ड देखा नॉन रिटेल यूजर कैटेगरी, क्या होता है ये, तो इसका मैंने आपको बताया कि 500 करोड़ का नेटवर्थ से ज़्यादा, ठीक है, से ऊपर वाली कंपनी को RBI नॉन रिटेल यूजर कैटेगरी में रखते हैं। फिर हमने देखा पीवी क्या होता है, प्रोटेक्शन बायर, इनका क्या रोल होता है, इनका रोल होता है कि XYZ लिमिटेड एक प्रोटेक्शन बायर की तरह एक्ट करेगा जो डिफ़ॉल्ट के सिचुएशन में लॉस से बच सकता है और मार्केट मेकर नहीं बन सकता। ये भी हमने देखा कि मार्केट मेकर का रोल कुछ स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन को तक ही लिमिटेड है जैसे शेड्यूल कमर्शियल बैंक और सर्टेन NBFC। उम्मीद है दोस्तों आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, राइट। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपके सामने, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये भी क्वेश्चन हमारे CDS से ही रिलेटेड है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए CDS यानी कि क्रेडिट डिफॉल्ट स्वेल। तो यहाँ पे देखिए इस एग्जांपल में ABC बैंक और DF लिमिटेड का कॉन्ट्रैक्ट है और RBI के गाइडलाइन के हिसाब से कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल है इन दोनों के लिए, ठीक है। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वही देखिए कि हमारा एक ABC बैंक है, शेड्यूल कमर्शियल बैंक है, ये सीडीएस कॉन्ट्रैक्ट में इंटर किया DF लिमिटेड के साथ जो कि लार्ज मैन्युफैक्चरिंग फर्म है जो नॉन रिटेल यूजर है, ठीक है। DF जो है डेप्ट सिक्योरिटी होल्ड कर रहा है मल्टीपल कंपनी से और वो प्रोटेक्शन चाहिए उसको, ठीक है। तो RBI का मास्टर डायरेक्शन कहता है कि सीरियस कॉन्ट्रैक्ट इज एग्जीक्यूटेड विद ABC बैंक एज द मार्केट मेकर, ऑब्वियस सी बात है, एंड DF बैंक इज अ प्रोटेक्शन बायर। और जैसे ही क्रेडिट इवेंट होगा तो DF बैंक जो है फिजिकल सेटलमेंट चूज कर सकता है या कैश सेटलमेंट चूज कर सकता है। चलिए हम लोग क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन ये है कि RBI के मास्टर डायरेक्शन के हिसाब से इस सीडीएस कॉन्ट्रैक्ट में DF लिमिटेड के पास कौन कौन से ऑप्शन और राइट हैं। समझ में आया, कौन कौन से ऑप्शन और राइट हैं DF लिमिटेड के पास, आइए देखते हैं। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि DF इज ऑब्लिगेटेड, मतलब कि DF लिमिटेड को सिर्फ फिजिकल सेटलमेंट का ऑप्शन ही अलॉट है। ये ऑप्शन गलत है। RBI का गाइडलाइन कहता है कि अगर CDS टर्म में ऑप्शन दी गई है तो DF लिमिटेड दो चीज़, या तो फिजिकल कर सकता है या कैश सेटलमेंट कर सकता है, राइट। दोनों में से किसी भी तरीके का यूज कर सकता है डिपेंडिंग ऑन द कॉन्ट्रैक्ट टर्म। अब तो ये गलत है। ऑप्शन 2 कह रहा है कि DF लिमिटेड के पास चॉइस है कि वो डिफॉल्ट के केस में फिजिकल या कैश सेटलमेंट का ऑप्शन चूज कर सकता है जो भी उनके कॉन्ट्रैक्ट टर्म के हिसाब से हो। यह बिल्कुल सही जवाब है। RBI का गाइडलाइन के मुताबिक प्रोटेक्शन बायर यानी DF लिमिटेड को यह चॉइस दी गई है कि वो क्रेडिट इवेंट के बाद सेटलमेंट का तरीका सेलेक्ट कर सकता है या कैश का। जैसे मान लीजिए डिफ़ॉल्ट हो गया, क्या हो गया, डिफ़ॉल्ट हो गया, ठीक है, तो DF लिमिटेड फिजिकल सेटलमेंट में अपना डेप्ट सिक्योरिटी ABC बैंक को ट्रांसफर करेगा। जैसे यहाँ पे हमारा फिजिकल सेटलमेंट होगा तो ये DF लिमिटेड क्या करेगा, अपने डेप्ट सिक्योरिटी को, जो भी इसका डेप्ट सिक्योरिटी है उसको ट्रांसफर कर देगा। किसे ट्रांसफर कर देगा, उसे ट्रांसफर कर देगा ABC बैंक को, राइट। जबकि कैश सेटलमेंट DF लिमिटेड को पोस्ट डिफॉल्ट वैल्यू या पार वैल्यू का डिफरेंस दिया जाता है, ठीक है। फिर ऑप्शन 3 कह रहा है कि DF लिमिटेड सिर्फ एक रिटेल यूजर की तरह CDS कॉन्ट्रैक्ट में इंटर कर सकता है। यह गलत है क्योंकि DF लिमिटेड का नेटवर्थ ज़्यादा है और वो एक नॉन रिटेल यूजर है जो CDS मार्केट में एज ए प्रोटेक्शन बायर रोल प्ले कर सकता है। और ऑप्शन 4 कह रहा है कि DF लिमिटेड इज इनएलिजिबल फॉर CDS मार्केट एज इट इज नॉट एन NBFC और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। देखिए दोस्तों, ये कह रहा है कि DF लिमिटेड CDS मार्केट में इंटर ही नहीं कर सकता क्योंकि वो एक NBFC या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है। ये ऑप्शन गलत है क्योंकि RBI का गाइडलाइन ये कहता है कि DF लिमिटेड CDS मार्केट में नॉन रिटेल यूजर की तरह पार्टिसिपेट कर सकता है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग फर्म ही क्यों ना हो। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है 2। तो इस क्वेश्चन से हमने क्या क्या सीखा। पहला पॉइंट हमने ये सीखा कि सेटलमेंट के कौन कौन से ऑप्शन होते हैं,
सेटलमेंट के हमने ऑप्शन के बारे में बताया। एक में मैंने बताया कि डीएफ लिमिटेड डिफ़ॉल्ट के केस में या तो अपना डेब्ट सिक्योरिटी ट्रांसफ़र करके फिजिकल सेटलमेंट चूज़ कर सकता है। तो फिजिकल सेटलमेंट में क्या होता है कि जो इसके डेब्ट सिक्योरिटीज़ हैं वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं, ठीक है, बैंक ले लेती है वो, यानी तो वो कैश सेटलमेंट सेलेक्ट कर सकता है। फिर मैंने आपको ये बताया कि जो नॉन रिटेल यूजर है उनकी एलिजिबिलिटी क्या है, वो 500 करोड़ से ऊपर वाला कंसेप्ट बताया ना आपको। और नॉन रिटेल यूजर जो है प्रोटेक्शन बायर का रोल प्ले कर सकता है। और फिर मैंने ये भी बताया आपको कि हमारे सीडीएस कॉन्ट्रैक्ट में एक फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो कॉन्ट्रैक्ट टर्म के हिसाब से या तो नॉन रिटेल यूजर को या ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है कॉन्ट्रैक्ट टर्म के हिसाब से, या तो वो आपका फिजिकल सेटलमेंट कर सकता है या कैश सेटलमेंट कर सकता है। समझ में आ रहा है दोस्तों एक कंसेप्ट? वेरी गुड।